नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि रूसी क्रांति का किस तरह से उद्भव हुआ और फ्रांस की क्रांति के बाद किस तरह से यूरोप में समाजवाद का जन्म होता है। चूँकि रूस काफ़ी हद तक आधा यूरोप का हिस्सा है और आधा एशिया का हिस्सा है, इसलिए रूस में दोनों महाद्वीपों की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का क्रांतियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। जब फ्रांस की क्रांति 1789 में घटित होती है तो वहाँ पर से समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता जैसे विचार उभर कर सामने आते हैं। उसी समाजवाद से कैसे आगे चलकर रूस प्रभावित होता है और कैसे रूसी क्रांति होती है, वो इस अध्याय में हम जानने वाले हैं। हम अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति पर विस्तार से बात कर चुके हैं। तो आइए सीधे हम अध्याय पर आते हैं और अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया, यह जानना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना यानी कि अमेरिका में एक नया समन्वय यानी कि न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामाजिक सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की तरह जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाता था। कार्ल मार्क्स, जिनका जीवन काल 1818 से 1882 था, और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के विचारों को किस तरह से समर्थन मिला, इस बात को भी जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इस तरह से आपको केवल अध्यायों को सुनना है और ध्यान से स्क्रीन पर देखना है। जहाँ भी आपको लगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। लेकिन ऐसे ही टहलते या फिर घूमते फिरते वीडियोस को नहीं देखना है। आपको बाकायदा आराम से बैठिए, एक कॉपी पेन लीजिए और फिर वीडियो को देखिए। अपनी पूरी इंद्रियों को काम में लगाइए। इससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द समझ पाएंगे। जब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आइए हम समाजवाद के लिए समर्थन किस तरह से प्रारंभ हुआ ये देखते हैं। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे।
अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ इन संगठनों ने माफ़ कीजिएगा एसपीडी के साथ इन संगठनों ने काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। अब हम यहाँ पर से शुरुआत करते हैं रूसी क्रांति की। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। दोस्तों, इंग्लैंड में सबसे पहले दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई 18वीं शताब्दी में, वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। उसके बाद में फ्रांस में शुरू हुई, लेकिन वही औद्योगिक क्रांति यूरोप में सबसे आखिर में रूस में शुरू हुई। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ और इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, वो जानने के लिए आपको रूसी साम्राज्य को विस्तार से जानना होगा और ये समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर क्रांति घटित हुई और क्यों घटित हुई। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं जो जार निकोलस द्वितीय है उनकी यहाँ पर ये तस्वीर दिखा दूँ तो देख लीजिए ध्यान से। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय है। सन 1900 की यह तस्वीर है। अर्नेस्ट लिपगार्ड ने इस तस्वीर को बनाया था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। यहाँ पर यहाँ मैप दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय शक्तियाँ हैं, जो सेंट्रल पावर है, उन्हें देखिए। जो यहाँ पर हल्की ब्राउन में है वो केंद्रीय शक्तियाँ हैं और जो ग्रीन में है वो मित्र राष्ट्र हैं। ये 1914 यानी कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था उसके समय की ये आपको बताई जा रही है। और जो तटस्थ राज्य जैसे जो स्विट्ज़रलैंड हुआ, हॉलैंड हुआ, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और इधर स्पेन, ये तटस्थ राष्ट्र की श्रेणी में आपको दिख रहे हैं। और फिर आपको इधर जो बैगनी कलर में दिख रहे हैं, ये ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले। फिर उसके बाद में आपको ग्रीन में जो दिख रहे हैं ये इटली वगैरह, ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों में जा मिले। यानी कि कुछ राज्य ऐसे थे जो पहले से ही ग्रुप बना चुके थे, और जैसे कि जो रूस था, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे जो देश थे वो मित्र राष्ट्र थी, और जो जर्मनी, हंगरी हुए ये सेंट्रल पावर थी। अब जो बैगनी रंग में आपको दिख रहे हैं ये बाद में जाकर कहाँ मिल गए, सेंट्रल पावर वाले देशों में, यानी कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में। और जो इटली वगैरह है ये मित्र राष्ट्रों के साथ में जाकर मिल जाते हैं। ये 1914 से 1918 के दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध चला था
उसके समय की इनकी ये राजनीतिक स्थिति हमने आपको बताई है। देखिए, अब देखते हैं कि उस समय जब रूसी क्रांति नहीं हुई थी तो क्या स्थिति थी रूस की, जिन्होंने रूसी क्रांति को जन्म दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, यानी कि मशीनीकृत उद्योग रूस में उस समय पर बहुत कम थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाके में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तो ये जो तस्वीर है सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसानों की आपको यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर भंडारे जो लंगर होते हैं, वहाँ पर ये खाना खाने पर मजबूर हैं। इसके बाद में देखिए, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक की तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो शहर में रच बस चुके थे, जो शहरी भाषा, शहरी पहनावा और शहरी संस्कृति से जुड़ चुके थे, वे ग्रामीण मजदूरों पर अपना दबाव बनाते रहे होंगे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। यहाँ पर क्रांति से पहले एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में आपको मजदूर सोते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन ये थी कि इन मजदूरों से 15-15 घंटे काम करवाया जाता था और ये पाली पाली में सोते थे, यानी कि एक शिफ्ट के मजदूर काम कर लिए, अब वो सोएंगे और दूसरी शिफ्ट के मजदूर आ जाएंगे, फिर वो सोएंगे, फिर तीसरी शिफ्ट के मजदूर आ जाएंगे। इससे क्या होता था, यानी कि मशीनें लगातार चलती रहती थी और मजदूर भी लगातार काम करते रहते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे।
1896-97 के बीच कपड़ा उद्योगों में और 1902 में धातु उद्योगों में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बाँट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदार की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून यानी कि अपने मीर को सौंप दिया करते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन बांटा करता था। दोस्तों, उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर स्यालपनिकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी लगाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी, लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान, शाम को फाटक के बाहर, यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम कर संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। Alexander Syalpnikov ने On the Eve of 1917 Reminiscences from the Revolutionary Underground नाम की अपनी किताब में इसका विवरण दिया है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से रूस में ज़ार निकोलस द्वितीय की आंखों के तले ही समाजवाद का जन्म हो रहा था। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को पहले मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिरी
आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेटिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी के गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन, जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, वे सोचते थे कि जार यानी कि राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा, जो कि मेंशेविक, मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। उथल-पुथल का समय, जो कि 1905 की क्रांति का समय था, रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य की तरह उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में हुआ और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी इन्हें समर्थन मिल चुका था। दोस्तों, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई, जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पितिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जो कि जार का महल था, उसके सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स की ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज़्यादा घायल हुए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से, ब्लडी मंडे के नाम से ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यहाँ पर निरंकुश राजशाही रूस में काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। इसका मतलब क्या था? यहाँ पर राजा बिना रोक टोक के शासन कर सकता था। जदीदी मुसलमान की हमने बात की, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुसलमान जो कि सुधारवादी विचार रखते हैं।
वास्तविक वेतन का मतलब क्या होता है? यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 1905 की क्रांति के दौरान जाल ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियों भी अस्तित्व में आ चुकी थीं। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनों अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जाल ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरे ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है और इसमें रूस की क्या भागीदारी होती है। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे जो कि सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियां थे और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस शामिल थे और इसमें बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल होते हैं और ये मित्र राष्ट्र कहलाए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीन यानी कि जार की पत्नी जो कि महारानी थी, जारीना अलेक्सांद्रा ने जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इन मोर्चों पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी इस युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। यह जो तस्वीर है ये 1914 से 1918 के दौरान हुए प्रथम विश्व युद्ध के जो रूसी सैनिक थे उनकी तस्वीर है। जो शाही रूसी सेना थी उसको रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो इस सेना के दम पर जार की सत्ता भी समाप्त हो गई। युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा था।
रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे, उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूट चुकी थीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी-छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटों की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटियों की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। अब हम यहाँ पर पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूदा भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी, वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी का मतलब है कि फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता महिला बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इलाकों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर आप इन जो बैठकें हैं, सोवियतों की बैठकें हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। सोवियत क्या होता है? तो जो सोवियत था, रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन जो थे, उन्हें सोवियत कहा जाता था। ठीक है। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठकें हुआ करती थी।
यहीं से पेत्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जहाज से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस को भविष्य के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। इसका मतलब आप पिछले अध्याय में समझ चुके होंगे कि सभी युवाओं को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। फरवरी 1917 में राजगद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेत्रोग्राद की जनता के हाथों में था। फरवरी क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान रहा, ये हम देखते हैं। चाई चैटर्जी की सेलिब्रेटिंग वीमेन 2002 में लिखित इस किताब के आधार पर पढ़ते हैं। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलोवा ने लगभग अकेली ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा मासिलोवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थन में पहले से ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने को नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। फरवरी क्रांति के बाद अब रूस की स्थिति कैसी थी? अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई थी। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था। पेत्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उनकी अप्रैल थीसिस में 3 मांगे कौन कौन सी थी? पहली, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए। दूसरी मांग, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जो सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। किससे? जहाज से। इसे ही अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए।
लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल कर रख दी। यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे। चित्र में संबोधित करते हुए ये जो व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं, यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने रूस में कम्युनिस्ट पार्टी को जन्म दिया और इन्हें ही हम लेनिन कहते हैं। 1917 की अक्टूबर या बोल्शेविक क्रांति के जन्मदाता भी यही थे। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों पर भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थकों जो प्रदर्शनकारी है, उन्हें सेना की गोलीबारी का सामना करना पड़ा और उसी का दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। रूसी क्रांति की तारीख पर बात करते हैं। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 1850 से 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस चलती रही। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1917 2 मार्च को जार का पदत्याग हुआ और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 20 के दौरान रूस में गृह युद्ध छिड़ा। 1919 में कॉमिंटर्न का गठन हुआ और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई। कॉमिंटर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कि कॉमिंटर्न का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर आप 2 नेताओं को देख सकते हैं। जो लेनिन है वो आपको यहाँ पर बाईं ओर दिख जाएंगे और जो दाईं ओर आपको दिखेंगे वो कौन है? ट्रॉट्स्की आपको दिख जाएंगे। तो ये लेनिन है और ये ट्रॉट्स्की है। आप इन नेताओं को देख सकते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपे देने की आशंका दिखाई देने लगी।
सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियतों की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्यवाही का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण आ चुका था। अब ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि अक्टूबर क्रांति यानी कि बोल्शेविक क्रांति लेनिन के विचारों के आने के बाद रूस में क्या बदला था। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, यानी कि निजी बैंक अब राष्ट्र की संपत्ति बन चुके थे। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए, ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी यानी कि बुदियोनोकोवा का चुनाव किया गया। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं सोवियत टोपी की। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने लिटोवस्क में जर्मनी की संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई।
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया था, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोग पार्टी से मोहभंग होने लगा। यहाँ पर आप 1918 में मॉस्को में मई दिवस का जो प्रदर्शन हुआ था उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के हम दो दृष्टिकोण यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुक्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत में कब्जे ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ियां किसानों के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारत तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन किसानों को के बीच बांट दी गई, जो कि एक नई सोवियत जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच यानी कि जो जागीर का मालिक था, शांत था। लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही था, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें ज़मीन दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। अब हम बात करते हैं इनके गृह युद्ध के विषय में। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविक यानी कि रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगी। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी कि ग्रीन्स और जाल समर्थकों व्हाइट्स का हिस्से ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। वे सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमानों पर फैल गईं। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्हें जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविक के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा।
जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जादीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेश ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियों जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे। समाजवादियों द्वारा समाज का निर्माण, अब इसके विषय में हम जानते हैं। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते हैं थे कि सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर भी 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू कर दी। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1932 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों की बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री का तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। कुछ नए शब्द जानते हैं। स्वायत्तता मतलब अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार, इसे स्वायत्तता कहते हैं। ठीक है। अब घुमंतू की बात करें तो घुमंतू ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। कार्य स्थितियों का मतलब काम के हालात। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं, स्टालिन के विषय में हम बात करते हैं। इससे पहले ये पढ़िए 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। वो कहता है, प्रिय दादाजी, कालीन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं हैं, वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ पर स्कूल नहीं जा सकता। मेरे पास पुराने जूते थे
पर अब वह इतने बढ़ चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है और हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही रोटी, पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलिच लेनिन ने यही कहा है। पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखा मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनिन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर बालक द्वारा 1933 में लिखा गया पत्र। स्टालिनवाद और सामूहिकरण को हम देखने का प्रयास करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो चुका था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार भी नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कई कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी था। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कि कोलखोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वालों किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसान की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जा सकती थी। सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ
साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी आधार पर आरोप लगाकर 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोग या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिए गए। कई लोगों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दे देकर मार दिया गया। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों ने सब कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्तों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविक द्वारा बनाए गए द कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग और खेत विकसित हो चुके हैं और गरीबों को भोजन मिल रहा है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता भी नहीं दी जा रही है और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा है। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग शामिल थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में भी लिखा था। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवि दिखाई देती है। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हीज लाइफ एंड हीज थॉट और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताब लिखी। उनके अलावा S.D. विद्यालंकर ने द रिबर्थ ऑफ द रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम और तमिल तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920। यहाँ पर हम भारतीय परिदृश्य में बात करते हैं। यहाँ पर शौकत उस्मानी अपनी किताब हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी में लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाई के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों के देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा, तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायनों में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों यानी क्रांति विरोधी और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी।
50 अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यहीं साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से रोक नहीं रही है। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया है। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह काम करते देख सकते हैं। रूस से रविंद्रनाथ टैगोर ने 1930 में क्या कहा? मास्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे, आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामात है। यह महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है। इस तरह रूसी क्रांति को समझने का काम हमारा संपन्न होता है और हमने देखा कि जैसे कुलक जो बड़े जमींदार थे, ड्यूमा जो कि वहाँ की सांसद थी, 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की महिला दिवस की हमने बात की। उदारीकरण और उदारवादी लोगों, स्टालिन, लेनिन के बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति, 1905, खूनी संडे जैसे बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की। मैं फिर भी ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में या फिर आपको बेहतर तरीके से सुनाने में कामयाब रहा हूँ। अगर मैं कामयाब नहीं रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिए। आप फिर से कमेंट कीजिएगा और मैं फिर से प्रयास करूँगा, क्योंकि कोशिशें करते रहना ही जीवन है। जब आप जीवन में कोशिशें करना छोड़ देते हैं, जब आप जीवन में थक हार कर बैठ जाते हैं, तो ये समझ जाइए कि जीवन समाप्त हो चुका है। अगर आप अपनी हार के बावजूद भी उठ खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी है, तब भी आप ये समझ जाइए कि आपके जीवन में जीवंतता है, क्योंकि आप हार नहीं मान रहे हैं। इसलिए लड़ते रहिए अपने आप से, अपनी चुनौतियों से, और पार कर जाइए उन्हें। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।